नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारी तैयारी चली हुई है EMRS तथा DSSB TGT PGT हिंदी संबंधी परीक्षाओं के लिए। हमने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को इनके पाठ्यक्रमानुसार टॉपिकों में डिवाइड किया हुआ है और एक एक टॉपिक को हम अच्छे से कवर करते हुए साथ साथ प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि परीक्षा से पहले हम DSSB और EMRS के TGT PGT हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे और साथ साथ जितने ज़्यादा हो सकेंगे प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। बढ़ते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे आदिकालीन साहित्य। आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हमने पढ़ा रासो साहित्य। रासो साहित्य के अंतर्गत हमने उन महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया था जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और महत्वपूर्ण हैं। आज हम करेंगे आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य को, क्योंकि आदिकालीन साहित्य को 4 भागों में बांटा है: रासो साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य। हमने रासो साहित्य को कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य को रास साहित्य भी कहा जाता है। रास साहित्य भी जैन साहित्य का नाम है। जैन साहित्य के अंतर्गत जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वे आज के क्लास में हम देख लेंगे। पिछली क्लास भी हमने जैन साहित्य से संबंधित एक क्लास और करी थी। उसके अंतर्गत हमने समझा था कि जैन साहित्य क्या है और जैन साहित्य का आदि स्रोत क्या है, भाषा क्या है, इस काव्य रूप क्या है, प्रमुख रस क्या है। इस प्रकार जैन साहित्य के अंतर्गत आने वाले हमने प्रमुख तथ्यों को समझ लिया था। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे जैन साहित्य से संबंधित और प्रमुख तथ्यों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत जैन साहित्य में सर्वाधिक रचनाएं की गई और उसके बाद देखते हैं हम जैन साहित्य कहाँ से प्राप्त हुआ। ये तथ्य हमने 2-3 तथ्य हमने पहले कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं इनको। जैन साहित्य गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत से प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी के अनुयायियों द्वारा रचित काव्य अर्थात जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य रचा गया वही जैन साहित्य कहलाया। जैन साहित्य किसे कहते हैं? यानी कि जैन कवियों द्वारा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो साहित्य लिखा गया वही जैन साहित्य कहलाया। इनका आदि स्रोत जैन पुराण जो कि वैदिक ग्रंथ में मिलता है और भाषा अपभ्रंश प्रभावित काव्य रूप प्रबंध काव्य रहे हैं और प्रमुख रस की बात करें तो शांत रस रहे इनका प्रमुख है। लेकिन वीर और श्रृंगार रस भी देखने को मिले हैं, लेकिन प्रमुख रस की बात करें तो जैन साहित्य के अंतर्गत शांत रस प्रमुख रहा है। शैली की बात कर ले तो रास शैली, चरित शैली, आचार शैली और फागु शैली, ये 4 प्रकार की शैली जैन साहित्य में देखने को मिली है। और अगर प्रमुख शैली की बात करें तो रास शैली सबसे प्रमुख शैली रही है। प्रबंध काव्य की यह सबसे प्रसिद्ध शैली रही है। और अगर मुक्तक काव्य की सबसे प्रसिद्ध शैली की बात करें तो ये रही है फागु शैली। इस प्रकार परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रबंध काव्य की सबसे प्रसिद्ध शैली या मुक्तक काव्य की सबसे प्रसिद्ध शैली। मुक्तक जैसे क्या होता है मुक्तक काव्य? जो एक ही पद में सारा अर्थ समझ में आ जाए। और प्रबंध शैली क्या होती है? उसके अंतर्गत पूरा का पूरा जन्म से लेकर मृत्यु तक का वर्णन होता है। इस तरह जैसे मैं कराऊंगी आपको प्रबंध काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य, इनको सबको एक क्लास में अलग अलग समझा दूंगी। बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। यानी कि हिंदी के जो पूर्वी क्षेत्र रहे हैं
हिंदी के पूर्वी क्षेत्रों में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वर्ज्यान मत का हिंदी कविता के माध्यम से प्रचार किया। लेकिन जो पश्चिम क्षेत्र रहे हैं भारत के, हिंदी के जो पश्चिम क्षेत्र रहे हैं, उनमें जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। ये पूछ लेंगे भाई, जैन जो साहित्य है, जैन साहित्य के साधुओं ने कौन से कहाँ पर अपनी कविताओं के माध्यम से प्रचार किया, तो वो हो जाएगा पश्चिम के क्षेत्र के अंतर्गत। पूर्व में सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वर्ज्यान मत का प्रचार किया और पश्चिम में जैन साधुओं ने अपनी मत का प्रचार किया। जैन साधुओं ने कहाँ पर किया अपने कविताओं के माध्यम से मत का प्रचार, तो पश्चिम क्षेत्र के में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। जैन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु, रचित आदि विभिन्न शैलियाँ मिलती हैं। मैंने ये बताई थी 4 प्रमुख शैलियाँ रही है, जिसमें कि रास सबसे प्रमुख शैली रही है। आचार शैली में घटना के स्थान पर उपदेशात्मकता की प्रधानता होती है। फागु व चरित काव्य शैली सामान्यता के लिए प्रसिद्ध है। रास शब्द संस्कृत साहित्य में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है। जो ये रास शब्द है, ये संस्कृत में क्रीड़ा और नृत्य से संबंधित है, जिसमें भरत मुनि ने इसे क्रीड़ानीयक कहा है। भरत मुनि ने, अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, रास को भरत मुनि ने क्या कहा है, तो भरत मुनि ने रास शब्द को क्या कहा है, क्रीड़ानीयक। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जैन साधुओं ने रास को एक प्रभावशाली रचना शैली का रूप दिया है। जैन साधुओं ने जो रास को प्रभावशाली शैली का रूप दिया है। जैन तीर्थकों के जीवन चरित्र का वैष्णव अवतारों की कथाएं जैन आदर्शों के आवरण में रास नाम से ही पदबंध की गई थी। 14वीं शताब्दी तक इस पद्धति का प्रचार रहा। कब तक रहा इस पद्धति का प्रचार? 14वीं शताब्दी तक। इसलिए जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप क्या रहा? रास रहा। वीर गाथाओं में रास को ही रासो कहा गया है। ये कहा गया इस पॉइंट में भाई कि वीर गाथाओं में जो रास शब्द है उसी को ही रासो कहा गया, परंतु विषय भूमि जैन रास ग्रंथों की भिन्न हो गई। लेकिन जो उनकी विषय वस्तु थी वो रास ग्रंथों से भिन्न हो गई। जो उनकी जो कथाएं थी वीरता से संबंधित, वो रास से अलग हो गई थी। आदिकालीन जैन साहित्य में भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। देख लेते हैं। आदिकालीन जैन साहित्य के अंतर्गत भारतीय बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। जैन साहित्य का ये पूछ ले कि प्रथम रास ग्रंथ कौन सा है, तो क्या हो जाएगा? भारतीय बाहुबली रास, जो कि किन का है? शुद्धलिभद्र सूरि का। हिंदी में माना जाता है भाई, संस्कृत में अलग माना गया है और अपभ्रंश में अलग। मैं आगे चल के इन तथ्यों को आपको क्लियर कर दूंगी। तीनों मैंने पॉइंट बनाए हुए हैं अलग अलग से। जो ये पॉइंट है आपको एक बुक में नहीं मिलेंगे, कई बुकों का संकलन है। बिल्कुल ध्यान से समझते हुए चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि ये पूछ लेंगे जैन साहित्य में प्रथम रास ग्रंथ कौन सा माना गया है। अगर प्रथम रास ग्रंथ की बात कर देवे किसी भाषा विशेष का नाम न लेकर, तो ये आंसर होगा भारतीय बाहुबली रास। अगर ये पूछ ले कि संस्कृत में जैन साहित्य का प्रथम रास ग्रंथ कौन सा माना गया है, या अपभ्रंश भाषा का सबसे प्रथम रास ग्रंथ कौन सा माना गया है, वो अलग अलग हो जाएगा। वो आगे चल के मैं आपको बता दूंगी। बढ़ते हैं थोड़े से नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, अगले पॉइंट की तरफ। आदिकालीन जैन साहित्यिक रचनाएं। कुछ आदिकालीन जैन साहित्यिक जो रचनाएं रही हैं उनको हम देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं।
आदिकालीन जैन साहित्य के अंतर्गत 2 प्रकार की रचनाएं लिखी गई। मैंने आपको फर्स्ट क्लास जैन साहित्य की कराई थी, तब अच्छे से समझा दिया था कि एक अपभ्रंश युक्त रचनाएं और अपभ्रंश मुक्त रचनाएं। अपभ्रंश युक्त रचनाएं लिखी गई 10वीं शताब्दी से पूर्व और अपभ्रंश मुक्त रचनाएं लिखी गई 10वीं शताब्दी के बाद की जो रचनाएं होगी वे अपभ्रंश युक्त मुक्त होगी। तो 10वीं शताब्दी से पहले की रचनाएं अपभ्रंश युक्त और 10वीं शताब्दी के बाद की रचनाएं हो गई वे अपभ्रंश मुक्त रचनाएं कहलाई। मतलब उनमें अपभ्रंश का पुट नहीं मिला, यानी कि हिंदी में रचनाएं लिखी जाने लगी। लेकिन जो 10वीं शताब्दी से पहले लिखी वे अपभ्रंश युक्त लिखी, अपभ्रंश में रचनाएं लिखी गई। उनको हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। कौन कौन आदिकालीन साहित्य में अपभ्रंश साहित्य को हम जैन साहित्य के अंतर्गत ही आता है, उनको अगले क्लास में पढ़ लेंगे। जैसे कि स्वयंभू, पुष्यदंत, हेमचंद्र, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी उनके बारे में हम, इन कवियों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज कर लेते हैं जो जैन साहित्य के अंतर्गत जो प्रमुख रचनाएं लिखी गई अपभ्रंश युक्त रचनाएं। सबसे पहले आ जाएगी शर्वाकाचार। शर्वाकाचार जो कि किन की रचना है? देवसेन की रचना है। इनकी रचना की शर्वाकाचार की रचना किन्होंने की? देवसेन ने। इसका रचना काल 1933 ईस्वी। इम्पोर्टेंट भाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है शर्वाकाचार की रचना का रचना काल क्या है, तो ये रहेगा 1933 ईस्वी। अपभ्रंश में इन्होंने दब साहब पयास नामक काव्य लिखा। अपभ्रंश में इस नाम से रचना लिखी इन्होंने। अन्य जो रचनाएं हैं इनकी लघु नयन चक्र व दर्शनसार, ये भी देवसेन की ही दोनों रचनाएं हैं, ये भी ध्यान रखना है। ये दोनों रचनाएं काव्य की सीमा में नहीं आती, ये दोनों रचनाएं काव्य की सीमा के अंतर्गत नहीं मानी जाती। दोनों ही रचनाएं देवसेन की है। ये नाम दे के पूछ लेते हैं कि लघु नयन चक्र या दर्शनसार रचना किस कवि की है या किस जैन कवि की है, इस तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है शर्वाकाचार जो कि जैन देवसेन की रचना है। इसका रचना काल 1933। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरी रचना को देख लेते हैं हम, कौन सी आएगी जैन साहित्य में दूसरी रचना? भारतवेश्वर बाहुबली रास। इस ग्रंथ की रचना शालिभद्र सूरि ने की। यह जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना गया है। ये ऊपर पॉइंट भी देख लिया था हमने। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतीय बाहुबली रास। इस ग्रंथ की रचना शालिभद्र सूरि ने की। ये जो भारतीय बाहुबली रास है, ये 2 भाइयों की कथाओं का वर्णन इसमें दिया गया है। 2 भाइयों की वीरताओं का कथन वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत। इस ग्रंथ में भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णन है। ये भारतेश्वर और बाहुबली ये 2 भाई रहे हैं, इनकी वीरता का चित्रण इसमें दिया गया है इस रचना के अंतर्गत। और छंदों की बात करें तो 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। ये इस पॉइंट को ध्यान रखना भाई, ये एक खंड काव्य है। ये पूछ लेते हैं क्या प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है या मुक्तक काव्य? तो किस प्रकार का काव्य है? भारतीय बाहुबली रास परंपरा का, जैन साहित्य के में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भारतीय बाहुबली रास एक खंड काव्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। चंदनबाला रास। इसकी रचना आसगु कवि ने लगभग 1200 ईस्वी के आसपास की। किन्होंने की चंद्रबाला रास की रचना? आसगु कवि ने। कब? 1200 ईस्वी के आसपास। कवियों ने भाव सौंदर्य का मनोहर चित्रण किया है और लघु कथानक पर आधारित यह एक ग्रंथ है। किस पर आधारित है? लघु कथानक पर आधारित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सुथलीभद्र रास। इनकी रचना जीन धर्म सूरि 1209 ईस्वी में की गई। सुथलीभद्र रास
की जो रचना है उनके लेखक कौन रहे हैं? जिनधर्म सूरी, जिनका रचना काल 1209 ईस्वी है। रेवतगिरी रास, इनकी रचना विजय सेन सूरी ने की। रेवतगिरी रास जो रास परंपरा का ग्रंथ है, इनकी रचना किन्होंने की? विजय देव सूरी ने, विजय सेन सूरी ने। इस काव्य में तीर्थकर्थ, नेमिनाथ की प्रतिमा तथा रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। रेवतगिरी तीर्थ का वर्णन किया गया है। ये आप पॉज करके एक बार रिवाइज भी कर सकते हो। इन्हीं तथ्यों में से परीक्षा में पूछे जाते हैं और समझते हुए पढ़ना बिल्कुल। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेमिनाथ रास, इस काव्य की रचना सुमति गणी ने 1213 ईस्वी में की और 58 छंदों की इस रचना में कवि ने नेमिनाथ के चरित्र व सरस शैली में वर्णित किया है। नेमिनाथ के इस प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य का विषय है और रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी है। इस प्रकार नेमिनाथ रास का भी हमने देख लिया, जो कि किसकी रचना है। ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नेमिनाथ रास ग्रंथ किस कवि का है या किसकी रचना है। तो किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी सुमति गणी की। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो ये एक बार आप समझ लेंगे कि मैंने बताया था कि संस्कृत में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना रिपुदारण रास को, अपभ्रंश में रास परंपरा का ग्रंथ माना गया उपदेश रासायन रास को, और हिंदी में रास परंपरा का ग्रंथ माना गया भारतीय बाहुबली रास को। आप बार बार इनको रिवाइज करोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे बिल्कुल। और एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे कंफ्यूज हो जाए कि कहाँ से क्या कौन सा प्रश्न पूछ ले, ये हमें पता नहीं चलता। और इसी तरह हम अपने हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को बिल्कुल डिटेल वाइज और डेप्थ नॉलेज लेते हुए पाठ्यक्रम के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे और सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। हमें रुकना नहीं है, सातों के सातों दिन पढ़ना है। हर एक टॉपिक को एक एक दिन में हम जैसे कि एक दिन हम हिंदी साहित्य के इतिहास को कर रहे हैं तो एक दिन भाषा विज्ञान को भी कर रहे हैं, साथ साथ पिछले सालों के प्रश्न पत्र हिंदी व्याकरण को। इस तरह अगर हम हिंदी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को समेटते हुए एक साथ लेकर चल रहे हैं तो जिन बच्चों ने एक बार पाठ्यक्रम को कर लिया है उनके लिए तो ये एक रामबाण के सिद्ध होगा, क्योंकि उनका संपूर्ण हिंदी के पाठ्यक्रम की आपके बिल्कुल अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं उनको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सीरीज़ मैंने इसीलिए चलाई है कि जल्द से जल्द जो नए बच्चे हैं उनका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए और प्रैक्टिस का समय मिल जाए। अभी अभी DSSS के तो अभी वैकेंसियाँ अभी आई नहीं है, लेकिन आने वाली है। कुछ ही समय में वैकेंसियाँ भी आ जाएंगी और एग्ज़ाम होने में भी देर नहीं होगी, एग्ज़ाम भी जल्दी ही हो जाएगा। और EMRS की तो आप लोगों को पता है, भर्तियाँ फॉर्म फिल करवा चुके हैं। कब होगी, कब एग्ज़ाम होगा, कब नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन हमारा जो टारगेट है हम उसी के आधार पर चलते रहेंगे। चाहे 1 महीने पहले एग्ज़ाम हो या 1 महीने लेट हो तो हमारे लिए बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन हमारा टारगेट रहेगा अपने पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेना। ये तो चलता ही रहता है, कभी वैकेंसियाँ आ रही है तो वो कोर्ट केस हो गया, ये हो गया। लेकिन अगर वैकेंसियाँ खाली है, दिखा रखी है, इतने साल हो गए, लेकिन फिल ज़रूर होगी। आपको इन सब चीज़ों से में ना पढ़ करके अपनी तैयारी पर फोकस रखना है। एग्ज़ाम होगा तब हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम तक अपनी तैयारी इस तरह करनी है कि सिलेक्शन में चूक न हो। तो मैं ज़्यादा कुछ तो अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप मन लगाकर मेहनत करते रहें और सफलता आपको अवश्य मिलेगी। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना।
चैनल को अगर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।